सिस्टम आके कह रहा है कि हम पूरा बदल देंगे, हम सब बदल देंगे, हम नया कानून ला रहे हैं, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट ला रहे हैं, वो कह रहे नहीं नहीं ये सब नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। जो कल ये इस्तीफा हुआ है ना, इसके बहुत सारे रिpercussions भी आएंगे, लेकिन अभी नहीं आएंगे। धीरे धीरे करके चीजें बिल्ड होना शुरू होंगी। 20 जुलाई को वायलेंस, ये सारी चीजें आप सब लोगों ने सुनी है, लेकिन क्या आप लोगों ने ये वर्ड सुने हैं? हाइब्रिड वॉरफेयर, ISI मास्टर प्लान, डीप स्टेट, फॉरेन इंटरफेरेंस, टूल किट, देन कॉग्निटिव बैटलफील्ड। देखिए, इंडिया में अगर स्टूडेंट के गुस्से को और इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को किसी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है तो वो है डीप स्टेट कॉन्स्पिरेसी। डीप स्टेट कॉन्स्पिरेसी का मतलब है कि कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं, वो इंडिया के अंदर जो चीजें बड़े ही क्रमवार तरीके से और सही तरीके से आगे बढ़ रही है उनको डिसरप्ट करना चाहते हैं। इंडिया से पहले नेपाल में हुआ, नेपाल से पहले बांग्लादेश में, और बांग्लादेश से पहले श्रीलंका। इंडिया में सिर्फ एक चीज से प्रोटेस्ट शुरू हुआ, नीट एग्जाम लीक स्कैम, बस। लेकिन पंजाब में भी हुआ है एग्जाम लीक, तो वहां पे तो कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। आज से 20 साल पहले भी प्रोटेस्ट हुए, अपने एग्जाम लीक हुए हैं, ये पहली बार नहीं था। इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक था, लूज की। अभी अगला देखिएगा, मैंने अभी जस्ट ट्वीट किया है, अगला आने वाला है, वो इस बार आएगा फ्यूल के ऊपर, E20 तैयार हो रहा है। वो चाह रहे थे ना गोली चले, बिल्कुल गोली चलेगी तो गुस्सा बढ़ेगा, आक्रोश बढ़ेगा। जो दिल्ली में हो रहा है देश के अलग अलग शहरों में होगा, अलग अलग जिलों में होगा, पूरे देश में फैलेगा। वो लोग अपनी साइबर सेल में बैठे थे, ट्रॉल फार्म्स के अंदर बैठे हुए थे, प्रॉपर 24/7 एक्टिव थे वो लोग। उन लोगों ने ये हैशटैग चलाए, इंडिया की तरफ पुश किए, इंटरनेशनली पुश किए, और जब ये हैशटैग्स इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा ट्रेंड करने लगे तो उन्होंने इनको और ज्यादा हमारी जो एल्गोरिदम है ना उसमें पुश करना शुरू कराया। आज का जो हाइब्रिड वॉरफेयर है ना, वो कॉग्निटिव बैटलफील्ड में चल रहा है, आपके दिमाग के अंदर चल रहा है। आपके दिमाग को लोग हाईजैक कर रहे हैं, वो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं इस देश के खिलाफ। बिल्कुल, इस देश के खिलाफ। आज के टाइम में जो लड़ाई है ना, वो टैंक से नहीं हो रही है बॉर्डर्स के ऊपर, वो घर के अंदर घुस के मिसाइल से नहीं हो रही है, वो घर के अंदर घुस के मोबाइल स्क्रीन के ऊपर लड़ी जा रही है। एक प्रधानमंत्री को एक आतंकवादी से दिल्ली में हाथ मिलाना पड़ता था। आज हुर्रियत का नाम खत्म हो चुका है। यहां से पता चलता है कि इंसान के अंदर दम कितना है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित और आप देख रहे हैं DNP इंडिया। हमारे साथ है लेफ्टिनेंट कर्नल विकास गुर्जर सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद। जय हिंद प्रकाश जी, जय हिंद दर्शकों। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं शुरू करने से पहले, हमें ना स्पेसिफिकली एक चीज समझने की जरूरत है कि जो कल ये इस्तीफा हुआ है ना, इसके बहुत सारे रिpercussions भी आएंगे, लेकिन अभी नहीं आएंगे। धीरे धीरे करके चीजें बिल्ड होना शुरू होंगी। ठीक है प्रकाश जी, बताइए। आप एक चीज समझना, हमने तो यही पढ़ा है, लोकतंत्र यानी जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। जनता के लिए का मतलब है कि जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, वो प्रतिनिधि देश की संसद में हमारे आपके लिए आवाज उठाते हैं, कानून बनाते हैं। लोकतंत्र में कहते हैं कि डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट एक रास्ता है अपनी आवाज संसद तक पहुंचाने का। ये बिल्कुल सही है, लेकिन डेमोक्रेसी में आंदोलन और अराजकता के बीच ना बहुत बारीक लाइन है, बहुत बारीक। मैं अपनी आवाज यहां उठा रहा हूं, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आवाज उठाते उठाते किसी को थप्पड़ मार रहा हूं और कह रहा हूं कि मैं आंदोलन कर रहा हूं, आंदोलन नहीं, ये अराजकता है। और मैं जब जब ये कह रहा हूं कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट है, आप ये यकीन करिए पिछले 10-12 साल में जितने पीसफुल प्रोटेस्ट हुए हैं ना, उनमें जाके आप देखो इतनी हिंसा है, इतनी गंदगी है, इतना गाली गलौच है जिसका कोई जवाब। प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट होता है दोस्त। प्रोटेस्ट में कोई आपकी बात से अलग राय रखता है या कोई आपकी समझ से अलग सोच रखता है, आप उसको मार नहीं सकते। जब आप मार रहे हो तो आप आंदोलन नहीं कर रहे हो, आप यकीन करो। लेकिन जब आप ये गलती कर रहे हो और पीछे से मैं कह रहा हूं कोई बात नहीं बच्चे, ये तो आंदोलन है, आंदोलन में तो ये होता है, तो मैं आपको उकसा रहा हूं। आपने अभी थप्पड़ लगाया है, आपने अभी गाली दी है,
चलिए 2 गाड़ी और फूंक दीजिए, ये भी आंदोलन है। गाड़ी फूंक दीजिए, ठीक है, चलिए संसद में घुस जाइए, ये भी आंदोलन है। 20 तारीख को जो कुछ हुआ, आपको क्या लगता है वो सब क्यों हुआ? दर्शकों सोचिए। और जब ये हो रहा है, प्रोटेस्ट मैंने बुलाया है कि आइए विकास सर, आइए आइए। तो विकास सर, एक लड़ाई में चलना, मेरी एक लड़ाई हो गई है, मेरी लड़ाई है। मैं कह रहा हूं कि विकास सर मैं आगे आगे रहूंगा, आप पीछे रहना, मेरा साथ देना। अहम मौके पे क्या है, लड़ाई जब शुरू हुई, प्रकाश कहीं किसी छत पे बैठा है, विकास सर जो है पुलिस की लाठी खा रहे हैं, पुलिस का डंडा झेल रहे हैं, प्रकाश ऊपर है। प्रकाश कह रहा है पुलिस वालों मारो मत, विकास सर मेरे साथ आए। आपके बच्चों को क्या आपको नहीं पता था कि संसद मार्ग नहीं जाना है, पुलिस का नोटिफिकेशन है, अलग अलग धाराएं लग गई हैं, वो पूरा हाई सिक्योरिटी जोन है, प्रधानमंत्री का आवास, संसद मार्ग। आपके बच्चों को वहां भेजा, नेता जिसने बुलाया वो ट्रक पर बैठा है, 2 लोग जाके मिनिस्टर के पास बैठे हैं, एक कैमरों की निगरानी में मेट्रो स्टेशन पर बर्गर खा रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कल को जब ये होगा कि भाई इतना उपद्रव हुआ, तुम लोगों ने कॉल दिया था, तुम जिम्मेवार हो, तो माई बाप क्या बात कर रहे हैं जज साहब? हम दोनों तो मंत्री जी के साथ बैठे थे, मंत्री जी गवाह है, मंत्री जी बताइए। मैं तो देखिए जी कैमरे में आप चेक कर लीजिए, मीडिया गवाह है, मैं तो ट्रक पे बैठा था जी, पुलिस ने तो मुझे हिलने ही नहीं दिया। और एक कहेगा जी देख लो सीसीटीवी खंगाल लो दिल्ली मेट्रो का, मैं तो बर्गर खा रहा था। आपका बच्चा बलि चढ़ जाता कुछ लोगों के पॉलिटिकल एम्बिशंस के चक्कर में। आपके बच्चों को मार के कुछ लोग अपनी पॉलिटिकल यात्रा शुरू करना चाह रहे थे, यही कहानी है। और आपको लग रहा था कि आंदोलन हो रहा है। मेरे भाई तुम्हें यह बताओ ना, नीट में का पेपर सिस्टम आके कह रहा है कि हम पूरा बदल देंगे, हम सब बदल देंगे, हम नया कानून ला रहे हैं, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट ला रहे हैं। वो कह रहे नहीं, ये सब नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या बदलना है? कल को कोई चीफ और आएगा शिक्षा मंत्री, वो भी अगर लीक होगा तो कल को उसके इस्तीफे से क्या बदलना है? सिस्टम कह रहा हम सब बदल रहे हैं। बच्चों को इस्तीफे से क्या लेना देना था? ये आपके बच्चों का सवाल था या कुछ लोगों का सवाल था? और उसकी आड़ में नहीं दीजिएगा इस्तीफा तो पूरे देश में आंदोलन होगा। आंदोलन होगा, आंदोलन हटाइए, हिंसा लगाइए, वो सरकार को ये कह रहे हिंसा होगा। भीड़ की कोई शक्ल नहीं होती। और सरकार सामने से थोड़ी कहेगी कि नहीं नहीं बच्चे हिंसा कर रहे थे, सरकार क्यों कहेगी? लेकिन जो बात है, जो दिख रही है वो तो यही है मेरे दोस्त। वो कह रहे हैं कि बताइए पुलिस वालों ने बच्चों को मारा, जो पुलिस वाले पिटे उनका परिवार नहीं है, उनके भी घर में बच्चे होंगे। लेकिन आपको केवल ये तस्वीर बताई जा रही है कि पुलिस वालों ने बच्चों को मारा। बच्चों को मारा क्यों? बच्चों को तो पुलिस वाले कह रहे थे इधर मत आना बेटा, प्लीज मत आओ। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, अब क्या चाहिए? आपको लगता है ये यहीं रुकने वाला है? आपको मोहरों की तरह कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया और भेजा उधर, जाओ। मैंने एक वीडियो किया विकास सर, मैंने कहा कि जादूगर कहता है इधर देखिए अभी कबूतर निकलेगा इधर से, देखिए पूरी जनता वही देखती है कि यहीं से निकलेगा कबूतर। लेकिन दूसरा हाथ क्या कर रहा इसके है वो नहीं बजाय दिखेगा। जादूगर चाहता ही नहीं कि कहीं और आपकी नजर जाए, बिल्कुल। क्योंकि खेल तो वहां हो रहा है जहां वो आपको देखने ही नहीं देना चाहता। आप लोगों के साथ जादू हो गया, आप लोगों को लग रहा है कि आपने कोई क्रांति किया है। ओवर टू यू विकास सर। दर्शकों मैं ना आपको कुछ शब्द बताना चाहता हूं, पहले उन शब्दों को गौर से सुनिएगा, फिर मैं इसके पीछे की कहानी बताऊंगा। सबसे पहले नीट पेपर लीक स्कैम, कॉकरोच जनता पार्टी, सुप्रीम कोर्ट रिमार्क्स, कौन से? जिनसे कॉकरोच जनता पार्टी बनती है। उसके वो बाद तो किसी 20 को याद जुलाई ही को नहीं होगा, वायलेंस, वो किसी को याद ही नहीं 20 होगा कि ये बनी क्यों। बिल्कुल 20 जुलाई को वायलेंस। ये सारी चीजें आप सब लोगों ने सुनी है, लेकिन क्या आप लोगों ने ये वर्ड सुने हैं? हाइब्रिड वॉरफेयर, आईएसआई मास्टर प्लान, डीप स्टेट, फॉरेन इंटरफेरेंस, टूल किट, देन कॉग्निटिव बैटलफील्ड। थोड़ा सा और टफ वर्ड्स की तरफ लेके जा रहा हूं आपको। कॉग्निटिव बैटलफील्ड, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, प्रोपेगेंडा, प्रॉक्सी एजिटेटर्स, प्री फैब्रिकेटेड टूल किट,
स्लीपर सेल्स एंड रेडिकलाइजेशन। अब मैं आपको इनका अर्थ बताता हूं और ये सारी चीजें आप लोगों पर क्रमवार तरीके से कैसे इस्तेमाल की गई थी, जो ये प्रोटेस्टर्स है इनके ऊपर कैसे इस्तेमाल की गई, आज इन सारी चीजों को हम डिकोड करेंगे बैठ के। रीजन क्या है? देखिए, कभी भी अगर आप लोगों ने जब पहली बार अपना मुद्दा उठाया था नीट पेपर लीक का, स्कैम का, उससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी 15 मई को बन चुकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिमार्क दिया, आप लोगों को पता होना चाहिए ना, आप लोगों के दिमाग में, जहन में बचा नहीं है वो। आपके लोगों के दिमाग में सिर्फ एक चीज बची हुई है, एक ही झुंझुना बज रहा है, एक ही घंटी बज रही है, वो है नीट पेपर लीक स्कैम। लेकिन जो आपने प्रोटेस्ट किया, क्या आपने खुद किया या किसी ने आपसे करवाया? आपके दिमाग, बिकॉज पेपर लीक तो पहली बार नहीं हुआ और ये आखिरी बार भी नहीं था, क्योंकि इसके तुरंत बाद पंजाब में हो गया। उसके बारे में किसने बात करी आपसे? देखिए, दिल्ली के अंदर जो प्रोटेस्ट हैं वो 2019 से लेकर 2026 तक लगातार हुए हैं और लगातार चलते रहे हैं वो। लेकिन उनसे फायदा किसको हो रहा था? उन प्रोटेस्ट का नुकसान किसको हो रहा था? ये दो, एक ही पहलू के दो सिक्के हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किन लोगों को फायदा हुआ? आप एक चीज गौर करिएगा, 2019 में जो जंतर मंतर पर बैठा था, जो एजिटेशन में बैठा था, वो बंदा कल तक भी एजिटेशन में बैठा था। लेकिन बोलते ना, एक नई टूल किट आती है, टूल किट ने अपना चेहरा चेंज करा। टूल किट का चेहरा कहां से आया? टूल किट का चेहरा आता है 7 समंदर पार। एक बंदा जो मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई कर रहा होता है, रातों रात जब दुनिया को पता चलता है कि इसने एक ऐसा हैंडल बनाया है जिसका नाम कॉकरोच से है, उस कॉकरोच में मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स आते हैं, वो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स को भुनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही नीट पेपर लीक स्कैम का नाम सामने आता है, बंदा एकदम उछल के ऊपर। उसे समझ में आ गया कि 22 मिलियन लोग उसके पास हैं, लेकिन उसे पता नहीं था ये 22 मिलियन पूरे के पूरे आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी आए। कुछ लोग तो आए। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया तो कुछ तो लोग आए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आए। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या थी? बंदा हवाई जहाज से उड़ता है, ओवरनाइट 8 से 10 घंटे के बीच में दिल्ली पहुंचता है। उससे पहले स्टेज लगा हुआ था, म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर लगे हुए थे, लोग इंतजार कर रहे थे, शामियाना लगा हुआ था, कुछ लोगों की भीड़ वहां पर खड़ी हुई थी, मीडिया अपने कैमरास का एंगल फिट कर रहा था। सारे के सारे लोग एक ही तरफ, एक ही सेंटर में अपने पूरे के पूरे कैमरास को लेकर बैठे हुए थे। बंदा आता है, खड़ा होता है, कॉल देता है, बोलता है कि हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। कुछ रटा रटाया ऐसा नहीं लगता आप लोगों को? देखिए, बात पुरानी होगी, 10 जगह सुनी होगी, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब ये चीज रटा रटाया लगता है, इट्स अ पार्ट ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर, असिमेट्रिक वॉरफेयर। देखिए, आज मैं इन चीजों के बारे में बात करूंगा, शायद कुछ लोगों को समझ में आएंगी, कुछ को नहीं आएंगी, लेकिन मैं फिर भी सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, इंडिया में अगर स्टूडेंट के गुस्से को और इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को किसी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, तो वो है डीप स्टेट कॉन्स्पिरेसी। डीप स्टेट कॉन्स्पिरेसी का मतलब है कि कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं, वो इंडिया के अंदर जो चीजें बड़े ही क्रमवार तरीके से और सही तरीके से आगे बढ़ रही है, उनको डिसरप्ट करना चाहते हैं। यही डिसरप्शन वो पिछले 7 सालों से करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। एजिटेशन अलग अलग हुए हैं, ऐसा नहीं कि पहला एजिटेशन है और आखिरी है, ये प्रोटेस्ट होते रहेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने प्रोटेस्ट हुए वो सारे के सारे वायलेंट हुए हैं। आप ना एक तस्वीर देखिएगा, मैंने एक वीडियो देखा था कल, मैं बैठ के स्क्रूटनाइज कर रहा था कुछ वीडियोस को, प्रकाश जी आपको दूंगा मैं वीडियो। एक आरएएफ का बंदा, रैपिड एक्शन फोर्स का बंदा भीड़ के अंदर पहुंच जाता है, अकेला बंदा है, भीड़ के अंदर है, हेलमेट उसका उतारा जाता है, कुछ लोग अपना सर नीचे रखे हुए हैं, पूरे स्टूडेंट नहीं थे, कुछ लोग अपना सर नीचे करे हुए हैं, उसका हेलमेट उतारते हैं और उसको मारना शुरू करते हैं। उसके बाद वायलेंस होता है वहां पे। ये वीडियोस आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखा तो मैं आपको भेजता हूं, आप दिखाइएगा इनको। हमारे दर्शकों को देखना जरूरी है कि कॉन्स्पिरेसी शुरू कैसे होती है। देखिए, कॉन्स्पिरेसी सिर्फ और सिर्फ इंडिया को पीछे धकेलने के लिए। अब लोग ये बोलेंगे कि इंडिया को पीछे धकेला कैसे जा रहा है? देखिए, इंडिया को पीछे धकेला जाता है कई सारे डोमेन्स में। सबसे पहले इकोनॉमी। जब इस तरह का अराजकता एक देश की कैपिटल में होती है, तो बाहर से लोग आते हैं, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट आती है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं,
उनको पता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, तो वो अपना पैसा निकालना शुरू करते हैं। इकोनॉमी के ऊपर पहला डेंट। दूसरा डेंट, जितने भी व्यापारिक चीजें हैं वो धीरे धीरे स्लो होने लगती है, क्योंकि आपका जो एजिटेशन का ग्राफ है वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। इसका मतलब, और देखिए एक टेम्पलेट, आप एक टेम्पलेट बड़ा गौर से देखिएगा। इंडिया से पहले नेपाल में हुआ, नेपाल से पहले बांग्लादेश में हुआ, और बांग्लादेश से पहले श्रीलंका में। श्रीलंका में स्टूडेंट्स ने किस चीज के ऊपर कार्रवाई शुरू करी थी? तेल महंगा हो गया, खाने पीने की चीजें महंगी हो गई, उसके नाम पे उन्होंने पूरी सरकार चेंज कर दी। बात आती है बांग्लादेश की। बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ने एक छोटे से रिजर्वेशन के ऊपर प्रोटेस्ट शुरू किया था, पूरी गवर्नमेंट को चेंज करा दिया उन लोगों ने। सबसे बड़ी बात, जब स्टूडेंट्स ने वो एजिटेशन, वो प्रोटेस्ट शुरू किया था, उस वक्त उसको किसी ने हाईजैक नहीं किया था। बीच में वो हाईजैक हुआ, जमाते इस्लामी ने उसको हाईजैक किया, कुछ और आईएसआई के गुरुओं ने उसको हाईजैक किया। फिर वहां पर आता है मोहम्मद यूनुस, उसने बांग्लादेश का बेड़ा गर्क कर दिया। 1 सवा साल वो बंदा वहां बैठा रहा और बांग्लादेश को बिल्कुल गर्त में पहुंचा दिया। अब बात करते हैं नेपाल की। देखिए, मैं क्रमवार तरीके से आपको सारी चीजें समझा रहा हूं, आप अपना दिमाग थोड़ा सा खोल के रखिएगा कि ये चीज है क्या, हाइब्रिड वॉरफेयर काम कैसे करता है, मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हर जगह आपको इस तरह से समझाने वाला इंसान नहीं मिलेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये हमारे देश की बात है, ये हमारे देश की एकता की बात है। देखिए, अब चलते हैं नेपाल के ऊपर। नेपाल में जेनजी आंदोलन शुरू करती है, वहां पे भी छोटा मोटा एजिटेशन पहले हुआ, प्रोटेस्ट छोटे मोटे शुरू हुए, फिर अचानक से बड़ा रूप ले लिया। लेकिन वहां पर हाईजैक करने के लिए कौन था? वहां पर हाईजैक करने के लिए सारी की सारी जो फॉरेन एजेंसीज थी, उन्होंने अपने गुर्गों को बैठाया। वो लोग वहां पहुंचते हैं और वहां पर उनका एक पीएम आता है, जो वहां पर पूरा डिसरप्शन फैला देता है। ऑलरेडी मैं अपने वीडियोस में बताता रहता हूं कि उसने वहां पर जितना भी जो टैक्स है वो बढ़ाए हैं, वो सिर्फ इसलिए बढ़ाए हैं कि लोगों ने उसका साथ दिया और उसे लगा कि लोग अब भी उसका साथ देंगे। लेकिन लोगों को समझ में आया कि भाई गलत बंदे को बैठा दिया है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में सिर्फ एक चीज से प्रोटेस्ट शुरू हुआ, नीट एग्जाम लीक स्कैम, बस। लेकिन पंजाब में भी हुआ है एग्जाम लीक, तो वहां पे तो कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ। आज से 20 साल पहले भी प्रोटेस्ट हुए, अपने एग्जाम लीक हुए हैं, ये पहली बार नहीं था। इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक था, लूज की। क्योंकि आपको किसी भी सत्ता के खिलाफ जब तक कोई लूज की नहीं मिलेगी, जब तक लोगों के सेंटिमेंट्स को आप हर्ट नहीं करोगे, तब तक आपको कोई लूज की नहीं मिलेगी। तो यहां पर कुछ ना कुछ बच्चों का, देखिए, सेंटिमेंट सबके हर्ट हुए थे। मेरे भी घर में बच्चे हैं, उनका भी एग्जाम लीक हुआ था, वो भी नीट का हिस्सा थे। उनके पहले वाले एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ रहे थे, बाद में अभी नंबर कम हुए, जो दूसरा हुआ है। लेकिन आप अगर ऐसी चीजों का साथ देते हैं जिसमें आप अपने देश को एंटी इंडियन एलिमेंट्स के हवाले कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम है। आपको डीप स्टेट के बारे में समझने की जरूरत है। देखिए, हाइब्रिड वॉरफेयर काम कैसे करता है, अब इसके ऊपर आते हैं। देखिए, सबसे पहले हुआ क्या, प्रोटेस्ट शुरू होता है, बंदा आता है, बैठ जाता है। उसके बाद धीरे 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 प्रोटेस्ट में चाबी डाली जाती है। वो चाबी कैसे डाली जाती है? पहले दिन बोला जाता है कि भाई, हमारे जो अभिजीत दिपके जी है वो बोलते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ उनका इस्तीफा चाहिए। और उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल दिया था कि वो किस किस तरह के स्टेप्स ले रही है। उन्होंने वहां पर बहुत सारे लोगों को बाहर निकाला, कुछ नए सिस्टम्स बनाए, कुछ लोगों को बाहर निकालने के बाद उसमें अलग अलग चीजें उन्होंने डाली है, वो सब चीजें आपने पढ़ी होंगी। लेकिन बंदों ने सिर्फ एक चीज बोली, हमें तो सिर्फ इस्तीफा चाहिए। उस इस्तीफे का सिर्फ एक रीजन है, वो ये देखना चाहते थे, बोलते हैं ना, पानी के अंदर पत्थर डाल के आप ये चेक करते हैं कि पानी की गहराई कितनी है। अगर आप लोगों को सिर्फ ये लगता है कि ये जो प्रोटेस्ट था ये पहला और आखिरी था, तो आप गलत हैं। अभी अगला देखिएगा, मैंने अभी जस्ट ट्वीट किया है, अगला आने वाला है, वो इस बार आएगा फ्यूल के ऊपर, E20 तैयार हो रहा है। देखिए, एक टूल किट हमेशा इसी तरह से काम करती है। उन्होंने पानी को टटोल लिया, कितना पानी था, अब वो दोबारा से अपना हाइब्रिड वॉरफेयर शुरू करेंगे। प्रॉब्लम्स यहीं से शुरू होती है, समस्याएं यहीं से शुरू होती हैं। हमें देश के बारे में सोचने की जरूरत है। आपका गुस्सा अगर कहीं पे जायज था, तो आपकी हरकतें नाजायज थी।
आपके परिवार ने आपको कभी ये नहीं सिखाया होगा कि अपने बड़ों को गाली देना गाली दीजिए, उनको गलत वर्ड बोलिए, ये कभी नहीं सिखाया होगा। हमारे माँ बाप ने हमें कभी नहीं सिखाया, हम अपने बच्चों को कभी नहीं सिखाते। तो आपने ये चीजें कहां से सीखी? डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता है कि आपके दिल में जो आएगा आप वो बकोगे। बकना जरूरी नहीं है, अपने पॉइंट को रखना जरूरी है, लेकिन ये समझते हुए कि उस पॉइंट को रखने से क्या आपके देश को नुकसान हो रहा है। देखिए, आज आपने एक व्यक्ति का इस्तीफा दिलवा दिया, लेकिन कल 4 लोग और खड़े होंगे, वो फिर किसी ना किसी बात पर इस्तीफा मांगेंगे। क्या पूरी चुनी हुई सरकार को आप गिरा देंगे क्या? ये खेल नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है और किसी चीज का इस्तेमाल नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ सेंटिमेंट्स। देखिए, हमेशा जो साजिशें होती है वो सबवर्जन की होती है। सबवर्जन मतलब सत्ता को पलटने की साजिश। जब सबवर्जन के लिए काम कौन कर रहा है? देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगा कोई पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, कोई बाहरी सत्ता कर रही है, वो आपका अपना विवेक है। आप समझदार इंसान हैं। हमेशा इस तरह की चीजों में कहीं ना कहीं फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज आती है रास्ते में। रिजीम चेंज कराने की कोशिश कौन करेगा? जिसको फायदा नहीं हो रहा है। देखिए, देश में पॉलिटिकल पार्टीज आपस में सत्ता चेंज करने की लड़ाई लड़ते हैं, वो उनका हक है। हर लोकतांत्रिक देश के अंदर 5 साल में चुनाव होते हैं। 5 साल में आप दोबारा से चुनाव में जाते हैं और किसी ना किसी राज्य में हर साल 2 या 3 राज्यों में चुनाव होते रहते हैं। तो इसका मतलब पार्टीज आपस में लड़ रही हैं। लेकिन आज जो ये प्रोटेस्ट हुआ, इसका सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला? इसका सबसे ज्यादा फायदा सिर्फ और सिर्फ उन इंसानों को मिला है जो हमारे यहां पर सत्ता को पलटना चाहते हैं, जिनको हमारे यहां पर इस वक्त जो सत्ता में है उससे प्रॉब्लम है। आप श्रीलंका की अरागलिया जो मूवमेंट है उसको देख लो, बांग्लादेश की स्टूडेंट प्रोटेस्ट को देख लो, और अपना इसका नेपाल का जेंजी प्रोटेस्ट देख लो। वह कहीं ना कहीं लोगों को उनकी सत्ता से प्रॉब्लम थी और उनमें कहीं ना कहीं फॉरेन हैंड शामिल थे। ये बाद में निकल के आया है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, ये पूरी दुनिया में जग जाहिर है। तो आपको क्या लगता है कि सेम पैटर्न इंडिया में फॉलो नहीं हुआ क्या? सेम मॉडल इंडिया में फॉलो नहीं हुआ? वही तो मॉडल है यार, वही मॉडल उठाकर रख दिया गया। मैं जिस दिन ये कॉकरोच मूवमेंट शुरू होने वाला था उससे 4-5 दिन 10 दिन बाद ही मैंने एक वीडियो बनाया था। मैं प्रकाश जी, आपको मैं पहले ही बताया था, मैं फिर बता रहा हूं, दर्शकों को वो चीज बताइए, आपका दिमाग खुलेगा। मैंने बिल्कुल सही बात बोली थी। मैंने कॉकरोच के ऊपर स्पेसिफिकली एक अपना वीडियो बनाया मेरे चैनल बूट्स एंड बॉर्डर पे। आप उसको देखिए, आपका दिमाग खुलेगा, आपकी आंखें खुलेंगी, आपको समझ में आएगा कि भारत के अंदर ये जो टेम्पलेट है कैसे उठा के सिर्फ उठाकर ही रखी जा रही है। कुछ भी चेंज नहीं है। नॉट अ सिंगल पॉइंट हैज बीन चेंज्ड। यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर अबाउट टू डू इन इंडिया। दे वांट द रिजीम चेंज। एंड व्हाई? बिल्कुल सही कह रहे हैं रीजन कि रीजन इज यस वो यस प्रकाश जी बोलिए। चाह रहे थे कि वो चाह रहे थे ना गोली चलेगी। बिल्कुल। गोली चलेगी तो गुस्सा बढ़ेगा, आक्रोश बढ़ेगा। जो दिल्ली में हो रहा है देश के अलग अलग शहरों में होगा, अलग अलग जिलों में होगा, पूरे देश में फैलेगा। फिर कहेंगे कि मोदी इस्तीफा दो। देखो, नेपाल और बांग्लादेश बहुत छोटे देश है, भारत बहुत बड़ा देश है। बात केवल दिल्ली से बनेगी नहीं। तुम प्रधानमंत्री के हाउस में घुस जाओगे, बात उससे भी नहीं बनने वाली है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोकप्रिय नेता है, अलग अलग राज्यों की अपनी प्रशासन है, अलग कानून व्यवस्था है। आम जनता सड़कों पर आ जाएगी। देश में चुना गया प्रधानमंत्री है जो जिसको 25 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, और 10,000 लोग कहीं भीड़ में जमा होके ये कहेंगे कि नहीं नहीं मोदी जी चले जाइए, तो ऐसा भी नहीं होगा। और उनका ये प्लान था, इनपुट्स थे गवर्नमेंट्स के पास कि ये कुछ और बड़ा प्लान कर रहे हैं, ये कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इस्तीफा चाहिए, ये लो, दिया। अब क्या कर? अब बताता हूँ वो क्या करेंगे। हाँ, हाँ सर। प्रकाश जी, बताता हूं आपको ये लोग क्या करेंगे। देखिए, आपको आज मैं हाइब्रिड वॉरफेयर और एसिमेट्रिक वॉरफेयर का एक छोटा सा नमूना बताता हूं। एक उदाहरण लेके चलते हैं, ये आपका विवेक है, आप क्या समझते हैं। आईएसआई का पहले काम था सिर्फ कश्मीर के अंदर आतंकवाद फैलाना। धीरे धीरे उन्होंने अपनी डॉक्ट्रिन को चेंज किया। उन्होंने इंडिया की जो इंटरनल फॉल्ट लाइन्स हैं, हमारी सामाजिक दरारें, उनको भड़काना शुरू करा। कैसे?
छोटा सा उदाहरण सिर्फ इसी का लेंगे जिस पे आप बात कर रहे हैं। हम बात करेंगे अभी ये जो प्रोटेस्ट हुआ, इस प्रोटेस्ट में धीरे 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 करके लोगों के दिमाग में भरना शुरू करा गया, हैशटैग चलाए गए। सबसे पहले डिक्टेटरशिप का हैशटैग चलाया गया, उसके बाद डेमोक्रेसी इन डेंजर इसका हैशटैग चलाया गया। ये चला कौन रहा था? आपको लगता है क्या इंडिया में बैठे लोग चला रहे थे? आईएसआई का बहुत बड़ा सिस्टम, उनका एक साइबर सेंटर पाकिस्तान में एस्टेब्लिश है, वो लोग कर रहे थे। 100% वही लोग कर रहे थे। वो लोग अपनी साइबर सेल में बैठे थे, ट्रॉल फार्म्स के अंदर बैठे हुए थे, प्रॉपर 24/7 एक्टिव थे वो लोग। उन लोगों ने ये हैशटैग चलाए, इंडिया की तरफ पुश किए, इंटरनेशनली पुश किए, और जब ये हैशटैग्स इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा ट्रेंड करने लगे तो उन्होंने इनको और ज्यादा हमारी जो एल्गोरिदम है ना उसमें पुश करना शुरू कराया। उसमें उनका साथ और भी जो हमारे पड़ोसी हैं उन्होंने दिया है, उसमें डाउट नहीं है। आप समझिए, ये लोग भारत में नफरत की आग फैलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो अपने कंटेंट को पुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज यही हाइब्रिड वॉरफेयर है। हाइब्रिड वॉरफेयर का मतलब है कि अगर आप किसी को डायरेक्ट वॉर में नहीं हरा सकते, एसिमेट्रिक वॉरफेयर का मतलब है कि आप अगर किसी को डायरेक्ट वॉर में नहीं हरा सकते तो उससे छद्म युद्ध छेड़ दो, उसे ऐसा युद्ध छेड़ दो कि उसको धीरे धीरे ब्लीड कराओ। आप उसको डायरेक्ट वॉर में तो हरा नहीं पाओगे, तो इसी तरह से उसकी इंटरनल जो सामाजिक फॉल्ट लाइंस है उनको लेके आओगे, उन फॉल्ट लाइंस को आप यूज करोगे अपने फायदे के लिए। यही काम करता है डीप स्टेट, और ये डीप स्टेट सिर्फ इंडिया का नहीं है। मैं इंडिया के डीप स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, इंडिया में कोई डीप स्टेट नहीं है, मैं नहीं मानता, लेकिन दूसरे देशों में डीप स्टेट इंडिया के खिलाफ काम कर रहा है। उसका सिर्फ एक काम है कि जो उसके स्लीपर सेल्स इंडिया में बैठे हैं, अब वो स्लीपर सेल्स के पास पैसा कैसे पहुंचाता है। आपने कभी 2-4 दिनों से, पिछले 2-4 दिन नहीं, पिछले 1 महीने से आप नाम सुन रहे होंगे FCRA 2.0, ठीक है। इसका मतलब इन लोगों का पैसा धीरे धीरे बंद हो रहा है, तो इनको कहीं ना कहीं सरकार के अंदर इस तरह के जो बोलते हैं ना पत्थर फेंक के देखना था कि वो कितनी कमजोर हो सकती है और कहां पर उसकी गहराई है। उन्होंने ह्यूमन राइट्स के नाम पर पहले कुछ करने की कोशिश करी, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अलग अलग फार्मर प्रोटेस्ट किए, उन्होंने किसी पहलवान को लेके आगे, कभी किसी को लेके आगे, कभी किसी को लेके आगे, उन्होंने बहुत ज्यादा चीजें अपनाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन इनकी जो फंडिंग हो रही है वो फंडिंग हो रही है डीप स्टेट फंडिंग। उनके जो स्लीपर सेल्स है उनके पास आते हैं, कुछ एनजीओज हैं, अभी धीरे धीरे आपको उनके नाम भी पता चलने शुरू हो जाएंगे। देखिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से आज के वक्त ये सारी चीजें चल रही हैं। अब एक चीज और समझिएगा, जब पहलगाम हुआ अप्रैल 2025 में, तो आपने कितने लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए देखा था दिल्ली में? कितने लोगों को आपने देखा था कि वो लोग मार्च कर रहे हैं जंतर मंतर पे? कितने लोगों को आपने देखा था कि वो अपने मंदिरों, देवालयों या फिर अपने गिरजाघरों से या अपनी मोस्क के बाहर निकल के आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें इसका बदला चाहिए? कितने लोग आए? 26 मासूम हमारे नागरिकों को मारा गया, टूरिस्टों को मारा गया कश्मीर के अंदर। कितने लोग बाहर निकल के आए प्रोटेस्ट करने के लिए? कोई नहीं आया। लेकिन अब इस छात्र मूवमेंट के लिए देखिए, आपको बिल्कुल सफेद कपड़े पहने लोग, हरे कपड़े पहने लोग दबा के मिलेंगे। ये सारे के सारे लोग आएंगे और सिर्फ एक ही चीज के लिए आ रहे थे, उनको एक लूज पिन चाहिए थी, और वो लूज पिन क्या थी? पेपर लीक। इस लूज पिन को इन्होंने भुनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। पैसा पानी की तरह बहाया गया है, पैसा आप आया है सरकार पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं सकते, आप बिल्कुल नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचारी बिल्कुल बोल नहीं सकते। वो आदमी चीफ मिनिस्टर था तो भी भ्रष्ट नहीं था, प्राइम मिनिस्टर है 12 साल से तो भी नहीं, एक दाग नहीं भ्रष्टाचार का। चोट करेंगे कहा? वो आदमी S-400 ले लेता है, सामने से कहा जाता है भाई साहब हमारा पैट्रियट लीजिए, थार लीजिए, कहते नहीं भाई साहब S-400 लेंगे। सामने से कहा जा रहा है कि भाई साहब F-35 लीजिए, 5वीं पीढ़ी का बहुत शानदार है। आप राफेल के ऑर्डर दे रहे हैं, आप अपना तेजस तैयार कर रहे हैं, आप अपना एमका बना रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है कि भाई साहब रशियन ऑयल मत लो, आप रशियन ऑयल तब ले रहे थे जब दुनिया नहीं ले रही थी। आप कह रहे हो कि हम आंख में आंख डाल के बात करेंगे। अगला कह रहा है ग्रेट मेक अमेरिका अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। आप कह रहे हो ठीक है, आपका वो ठीक है, हम लोग इंडिया को ग्रेट बनाएंगे। ये बुरा लग रहा है लोगों को। भारत को वो बर्बाद नहीं करना चाहते, लेकिन वो भारत से ये चाहते हैं कि हमारी हाँ में हाँ हो, हम जब जैसे कहें वैसे करिए।
ये नहीं चल पा रहा है। आपने नूर खान ठोक दिया, वो बौखला गए। भाई साहब आप समझो, बच्चों आपको ये समझना पड़ेगा। देखो मैंने बोला ना तुमको, तुमसे कहा जा रहा है कि देखो देखो देखो, अरे नीट का सवाल था ना, मैंने ये वीडियो में भी कहा सर, नीट का सवाल था, बच्चों का सवाल था। तुमको कितने बच्चों के रील वायरल मिले ये बताओ, कितने बच्चों के पीछे, चेहरों के पीछे बीजीएम लगा मिला ये बताओ। कर चले हम फिदा, जाने नहीं देंगे तुझे, कौन लोग थे? एक 60-65 साल का बुजुर्ग व्यक्ति, 40-35 साल का एक अधेड़ आदमी पकड़ो, और वैसे ही 2-3 लोग। वो कह रहे हैं कि हम छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इन लोगों का बैकग्राउंड क्या है? एक उमर खालिद के साथ फोटो खिंचवाता है, 2 एक पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं। जिस अरुंधति रॉय को तुम प्रोटेस्ट में देखते हो, तुम्हारे प्रोटेस्ट पर सवाल इसलिए है देखिए कि जिस उनको ना अरुंधति अभी रॉय को नाम से लेना, इनका नाम लेना बंद कर दीजिए, इनका नाम मत लिया करिए, इनको बोला करिए सिर्फ एक माशूका, है इनका ना, नाम सिर्फ माशूका ये है। जो बताओ, ये पता करो ये किसकी माशूका थी, बिल्कुल। है ना। एक आतंकवादी, बेटा समझो, देखो तुम्हारे साथ क्या हुआ जानता हूं मैंने शायद इसी वीडियो में बोला है। जो आदमी जीवन भर तुम्हारे पापा को गाली दे रहा था, जीवन भर पापा को गाली दे रहा था, वो अचानक से तुम्हारे भविष्य की चिंता करने आ गया कि बेटा भविष्य में बहुत आगे बढ़ो, लाओ तुमको आशीर्वाद दे दो। सवाल, तुमको सुन के अच्छा लग रहा है ना कि नीट का कॉज है, नीट का कॉज है, नीट का कॉज है, लेकिन जो लोग खड़े हुए, वो लोग जहां खड़े होंगे वहां काम सही होगा, ये मान ही नहीं सकता कोई भी। और ये सच आपको कोई बता नहीं रहा है। जो पत्रकार कह रहे हैं कि हम पत्रकार हैं और हम गोदी मीडिया नहीं है, हम सच दिखा रहे हैं, तुमको तुम्हारी गलती का एहसास नहीं कराया जा रहा है। तुम पत्थर मारे हो पुलिस वाले पे, गलत है। नीट का सवाल सही था। और जब तुमसे कहा जा रहा है कि बेटा हम केस लड़ेंगे, हम करेंगे, तुम डरना मत, का कहने का मतलब यह है कि बेटा तुमको आग लगाना है, तुम आग लगा दो, हम हैं। किसी पे केस शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करने के लिए केस थोड़ी होता है जी। प्रोटेस्ट करने के लिए किसी पे केस नहीं होता है। केस इसलिए तुम पर होगा क्योंकि तुम पत्थर चलाओगे, तुम आग लगाओगे, तुम कहीं कुछ बदतमीजी करोगे। तो क्या रहा है, कोई बात नहीं, तुमको डरना नहीं है पुलिस से, तुम करो, हम हैं तुम्हारे साथ। जो यासीन मलिक आज इस देश के तिहाड़ में बंद है, वो यासीन मलिक देश के प्रधानमंत्री से मिलता है। वो यासीन मलिक पाकिस्तान में हाफिज सईद के बगल में बैठता है। उस यासीन मलिक की माशुका तुम्हारे प्रोटेस्ट में जाकर बैठती है। तुमको लगता है कि हम यहाँ पर बैठ के ये बोल दें कि प्रोटेस्ट बड़ा पवित्र था? नहीं बोल पाएंगे भाई, नहीं होगा। जो ये झूठ तुम लोगों को नहीं, ये सच जो लोग तुमसे नहीं बता रहे उनसे जाकर के पूछो, बताओ कि वो वहां क्या करने आई थी। धारा 370 का नीट से क्या लेना देना है जी? भगवान राम का नीट से क्या लेना देना है जी? तुमसे कहा जा रहा है कि अच्छा भारत माता करते हो, अपना बाप ढूंढो, इस बात का क्या लेना देना है जी? नीट के बच्चों के लिए सवाल हो रहा है। तुमको सामने रखा इसलिए था कि 2-4 लाश गिरेंगे, हम पॉलिटिकली लॉन्च हो जाएंगे। सामने बैठा समझदार आदमी है, दुनिया भर की का पानी पी के बैठा है। ये जहां से सोचना शुरू करते हैं और खत्म करते हैं, उसकी कहानी उसके बाद शुरू कर। ठीक है, तुम लोगों ने कर लिया, अब मेरा गुब्बारे में से हवा निकल गया ना, सब बेरोजगार हो गए, अब क्या करेंगे? अब जब अगली बार आओगे तो पुलिस दौड़ा के मारेगी, मारेगी, क्योंकि फिर जो लोग तुम्हारे साथ अब खड़े हो गए, उनकी आंखों में तुम एक्सपोज हो जाओगे कि यार ये हर बार यही ड्रामा करते हैं। तुमको लग रहा है क्रांति हो रही है, तो क्रांति हो रही तो तमिलनाडु का जाना चाहिए ना शिक्षा मंत्री। अगर यही आधार है एजुकेशन में सुधार का कि एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हो, तो पंजाब का मिनिस्टर जाए, तमिलनाडु का जाए, तेलंगाना का जाए, कर्नाटक का जाए, सब सन्नाटे में। तुमको तो मरवाने का पूरा प्लान था बेटा। तुम्हारी लाश पर ये लोग बांग्लादेश बनाना चाह रहे थे भारत में, लेकिन इस देश की सिक्योरिटी एजेंसीज, वहां बैठे लोग वो देख लेते हैं, उनको दूर का दिख रहा है। तुमको जादूगर जादू दिखा रहा है, तुम जादू में व्यस्त हो। और मैंने ये कहा दीपक जी के इंटरव्यू में कि पता नहीं ये बच्चे आज से 5 साल 7 साल बाद जब जाएंगे तो इनको खुद से निराशा होगी। आपको अपने बारे में लगेगा कि यार ये हम क्या कर दिए, हम किस व्यक्ति को गाली दे रहे थे, हम क्या कर रहे थे। तुम लोग को अंदाजा ही नहीं है कि तुम लोगों ने कैसे क्या करने की कोशिश की। और एकदम वही बात कि जो लोग जीवन भर भारत तोड़ो, भारत तोड़ो, भारत तोड़ो, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, वो तुम्हारे साथ बैठ करके
नीट के पेपर में शिक्षा में सुधार की बात कर रहे थे। तुमको सोचना पड़ेगा जो लोग सीआरपीएफ के लोग छत्तीसगढ़ में मरे, नक्सलियों ने मारा, और जेएनयू में बैठ के इंडियन फोर्सेस के खिलाफ नारे लगा रहे थे, वो लोग नीट के लिए भूख हड़ताल पे बैठे थे। सब किसको सिखा रहे हो यार? बच्चों, ये रील से जीवन समझना या देश समझना बड़ा मुश्किल है बेटा, इतिहास पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो ये लोग तो चाट जाएंगे तुम लोगों को, और तुम लोगों को बलि का बकरा, मतलब भूखा शेर, और भूखे शेर के सामने एक प्यादा फेंक दिया गया। शेर ने कहा कि यार ये तो बहुत बच्चे हैं, बहुत बच्चे हैं और अपने ही बच्चे हैं, छोड़ दिया तुमको। हाँ सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए प्रकाश जी, मैं अभी ना हमारे दर्शकों को, उन बच्चों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। आज का जो हाइब्रिड वॉरफेयर है ना, वो कॉग्निटिव बैटलफील्ड में चल रहा है, आपके दिमाग के अंदर चल रहा है। आपके दिमाग को लोग हाईजैक कर रहे हैं, वो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं इस एल्गोरिदम देश से। के खिलाफ। बिल्कुल, इस देश के खिलाफ। आज के टाइम में जो लड़ाई है ना, वो टैंक से नहीं हो रही है बॉर्डर्स के ऊपर, वो घर के अंदर घुस के मिसाइल से नहीं हो रही है, वो घर के अंदर घुस के मोबाइल स्क्रीन के ऊपर लड़ी जा रही है, आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। उनका हथियार आपकी मोबाइल स्क्रीन है, वो उसके अंदर एल्गोरिदम के थ्रू सब कुछ पुशिंग कर रहे हैं और आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं। और जब आप उसको कंज्यूम करते हो तो उनके फेक नैरेटिव के अंदर आप कहीं ना कहीं अपने दिमाग को उनके अंदर डाल लेते हो, और उसकी वजह से इंडिया कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज होता है, उनकी स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं कामयाब होती है। देखिए, न्याय सबको चाहिए, ऐसा कोई नहीं है जिसको न्याय नहीं चाहिए, लेकिन वो न्याय किस कीमत पे चाहिए? क्या जो एक्शंस लिए गए वो गलत थे? वो आप समझो। बच्चा हमेशा बुद्धि लगाने की जरूरत है, अपनी बुद्धि को स्क्रीन के ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है। उस बुद्धि के अंदर जो आपने वो रखा हुआ है ना, आधा किलो, उस आधा किलो को यूज करो, तब आपको समझ में आएगी पूरी पिक्चर। जो मैंने अभी तक इस वीडियो में शुरू से लेके अभी तक आपको बताया ना, उसको क्रमवार तरीके से, जो मैंने आपको पहले पॉइंट्स बताए थे, उन पॉइंट्स को क्रमवार तरीके से समझो, तब आप समझोगे कि ये डीप स्टेट होता क्या है, ये हाइब्रिड वॉरफेयर क्या होता है, ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर क्या होता है, इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की क्या इनकी रणनीति थी, क्या स्ट्रेटेजी थी, वो समझो आप। देखिए, कभी भी एक स्कैम को उन्होंने अपने लिए ही इस्तेमाल करने की कोशिश करी है। वो लोग कहीं भी और कभी भी उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि ये उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने उसको इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से किया है और अपने लिए किया है। आप अपने दिमाग में एक चीज सोच के चलो ना, अचानक से ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम खड़ा कैसे हो गया? आप लोग तो अपने घरों में बैठे थे ना, शुरुआत कहां से हुई? सिर्फ और एक चीज रातों से। रात गायब, बिल्कुल, रातों रात गायब। बिल्कुल, आपको मैं एक चीज बिल्कुल। बताता हूँ, सुनो लड़कों। 2013-14 जब प्रधानमंत्री दिल्ली आ रहे थे गुजरात से, तब प्रधानमंत्री नहीं बने थे सर। बिहार में गांधी मैदान में बम ब्लास्ट होते हैं, हम्म। और बम ब्लास्ट की आवाज आ रही है, सब तक आ रही है, प्रधानमंत्री सुन रहे हैं। नरेंद्र मोदी भाषण देना नहीं रोकते हैं। मैं इनको बताता हूँ लीडरशिप क्या होती है। नरेंद्र मोदी भाषण देना नहीं रोकते हैं, वो भाषण देते रहते। बाद में प्रधानमंत्री ये बताते हैं कि मैंने ऐसा इसलिए किया कि अगर मैं रोक देता, या मेरे जो सुरक्षाकर्मी है वो मुझे कहीं निकाल करके ले जाते, तो जो सामने लाखों की भीड़ थी उनमें भगदड़ मच जाती। बिल्कुल। मैंने बोलना इसलिए जारी रखा, मैंने उस ब्लास्ट पर कोई बात ही नहीं की, मैंने उनका ध्यान उस तरफ जाने ही नहीं दिया। दूसरा, ये जो जिनको नेता तुम मान रहे हो, जिन लोगों ने कल अपनी भविष्य की सेटिंग कर ली है, जंतर मंतर पर तुम लोग 1 महीने से पड़े हुए हो। नेताजी से बात करने के बाद तुम लोग को गया, अब ठीक है बाबू, तुम लोग बहुत अच्छे से रहे, सी ऑफ करने, सी ऑफ जिसको कहते हैं कि बच्चों बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत, तुमको तुम्हारे हाल पे छोड़ दिया गया, समझ रहे हो? सब उधर बैठे और निकल गए। अरे उसको छोड़ो, जिन वांगचुक को चेहरा बनाया, उस मंच से तुमने सुना एक बार वांगचुक का नाम? सीजेपी के हैंडल से एक बार वांगचुक का नाम लेकर के कोई ट्वीट देखा है तुमने? मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए गए वांगचुक तुम्हारे दिमाग के साथ। और जो सर कह रहे हैं कि एल्गोरिदम या वो, सर मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर मैं मेरे पिताजी से कोई बहस कर रहा हूं, या किसी बात पे नाराजगी है या विवाद चल रहा है, तो ये तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या इसका आनंद पड़ोसी भी ले रहा है क्या? क्या इसका आनंद, मैं ऐसा होते होते ऐसा तो नहीं हो गया कि जो बात मेरा पड़ोसी मेरे बाप से बोल रहा था, आज मैं वो बात मेरे बाप को कह रहा हूं।
मैं कहीं लाइन क्रॉस करके अपने पड़ोसी के साथ तो नहीं खड़ा हो गया। बच्चों, तुमको ये तो समझना पड़ेगा, ये लड़ाई सिस्टम से थी, एजुकेशन तंत्र से था, सुधार होना चाहिए। लेकिन ये सब करते 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 तुम वहां तक तो नहीं जाके खड़े हो गए जिसमें पाकिस्तान को भी बहुत मजा आने लग गया, जिसमें भारत विरोधी मैं गैंग इस को पे एक मजा चीज आने बताता लग हूँ गया। आपको, इसी हाँ चीज पे सर। एक बात बताता हूँ। देखिए अगर किसी को ये लगता है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं हो सकता या किसी में इसमें किसी और फॉरेन डीप स्टेट का हाथ नहीं हो सकता, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जितना भी सिस्टम है वो काम किस तरह से करता है। देखिए मैं पहले ही शुरू में बोल चुका था, लेकिन इसमें अब थोड़ा अलग तरीके से बोलता हूँ। एक बंदा अमेरिका से आता है, ठीक है, रातों रात आता है। उसके पास सबसे पहले क्या मिलता है उसको? उसके पास प्ले कार्ड्स इकट्ठे हुए ऑलरेडी हुए मिलते हैं, स्लोगन्स के जो प्ले कार्ड्स हैं वो ऑलरेडी बने हुए हैं, लीगल टीम ऑलरेडी मिली हुई है, मेडिकल और तैयार। मीडिया कवरेज ऑलरेडी है। सब कुछ तैयार है, वो आता है और शुरू हो जाता है। अब आते हैं दोबारा से, इससे फायदा किसको है? देखिए भारत में फायदा अगर स्टूडेंट्स का दिखाया जा रहा है तो इसमें फायदा किसी और का भी है। इसमें अगर मैं आपको एक नाम लेके चलता हूं, आईएसआई या फॉरेन डीप स्टेट, उनको उनको इसमें क्या इतना फायदा मिल कंटेंट रहा है? मिला है, ठीक इतना है, कंटेंट मिला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उनको इससे फायदा क्या मिला है? उनको इससे सिर्फ एक ही फायदा मिला है कि उन्होंने इंडिया के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस, उसमें आप पुलिस को ले लीजिए, भारत के कॉलेजेस को ले लीजिए, या हमारी जितनी भी पुलिस है, जितने भी हमारे जो एजुकेशन बोर्ड्स हैं, उन सबको उन्होंने डिस्क्रेडिट करवाने का काम किया है। इसका मतलब कि भारत के अंदर चीजें सही नहीं चल रही है, वो कंटेंट इन्होंने पुश किया है एल्गोरिदम के अंदर। इसे बोलते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर। मतलब कि भारत के अंदर सरकार इतनी कमजोर है कि वो एक एग्जाम भी ढंग से नहीं करवा पा रही है, उनकी पुलिस इन बच्चों को रोक नहीं पा रही है, इनके जो शिक्षा बोर्ड हैं वो अच्छी तरह से कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। इससे फर्क कहां पे पड़ता है? आप ये एक चीज समझिए, इससे फर्क पड़ता है हमारी इकोनॉमी के ऊपर, हमारी क्रेडिबिलिटी के ऊपर। उस चीज के ऊपर चोट पहुंचाने की काम की गई है। और उससे फायदा क्या होगा? अरे भाई, आप जब दुनिया से वेपन खरीदते हो तो पैसा देते हो ना, पैसा आता कहां से है? जो फॉरेन फंडिंग से है हमारे पास, जो हमारे देश के अंदर इकोनॉमी में इन्फ्यूज होता है पैसा, वो पैसा आना बंद होगा ना। ये पूरा इकोसिस्टम है, एक व्हील है, उस व्हील को आप कहीं ना कहीं रप्चर कर रहे हो। उस व्हील को अगर आप रप्चर कर दोगे, हमारे देश को फॉल्ट लाइंस के ऊपर डिवाइड कर दोगे, तो आपस में लड़ते पड़ते रहेंगे, कभी किसानों के नाम पर, कभी जात पात के नाम पर, कभी किसी धर्म के नाम पर, आपस में लड़ते रहेंगे। होगा क्या? आप कभी डेवलप नहीं कर पाओगे। अगर आप डेवलप नहीं कर पाओगे तो क्या होगा? आप दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं हो। आज जो कंडीशन, जो एडवांसमेंट भारत ने पिछले कुछ दशकों में करी है, वो पूरी की पूरी पीछे धकेलने के लोग बोलते हैं ना, एक मेंढक होता है, वो दूसरे मेंढक को कुएं में खींचने की कोशिश करता है, उसको कभी बाहर नहीं निकलने देता। वही हालत ये जो आसपास के लोग हैं ना, जो आसपास की कंट्रीज हैं, कुछ डीप स्टेट है, वो भारत के खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत इतना आगे कैसे निकल गया। भारत में तो हमसे भी ज्यादा फॉल्ट लाइन्स हैं, लेकिन फिर भी भारत आगे निकल रहा है। भारत में इतने सारे बॉइलिंग पॉइंट्स हैं जिनको वो जब चाहे भुना लें, लेकिन हमारे यहां पर लोग समझदार हैं। लेकिन इस बार आप लोगों ने वो समझदारी कहीं कूड़े के अंदर डाल दी। आपको ये समझिए कि लूप होल हर सिस्टम के अंदर होते हैं, लेकिन उन लूप होल्स को हमें ठीक करने की जरूरत है। उन लूप होल्स के दुनिया का खिलाफ कौन सा सिस्टम हमें सर, दुनिया फुल का प्रूफ कौन कोई सा सिस्टम नहीं सिस्टम फुल होता। प्रूफ है? फुल प्रूफ कोई सिस्टम नहीं सुधार की होता। गुंजाइश तो हर हमेशा सिस्टम में होती है, कमियां होती है, हमेशा सुधार की हर गुंजाइश किसी होती है। में, बिल्कुल हर किसी में जो सुधार की आप गुंजाइश अच्छे होती को, है, इसलिए मैं किसी बोल भी रहा हूं। अच्छी चीज को और अच्छा कभी भी बना सकते हैं। बिल्कुल। अच्छे, बहुत अच्छे को और अच्छा करो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, ये लोग एक प्लान टूल किट का हिस्सा बने हैं इस बार प्रॉपर तरीके से। ये प्लान टूल किट थी, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कोई ये बोलता है कि ये पहले दिन प्लान से, नहीं था। पहले दिन से पहले जो दिन दिख से रहा प्लान था था, ये जो पहले दिन से दिख रहा प्रॉपर। यही है कि ये जितने बच्चे थे, ये सारे के सारे मोहरा थे, ये पॉन्स थे उस प्लान टूल किट के। वो सिर्फ उसको अपने लिए ही यूटिलाइज करना चाह रहे थे और किसी के लिए नहीं। अगर दो चार बच्चे ना, मैं खुदा ना खास्ता, हमारे दो चार बच्चे अगर वहां पर वो मारे जाते तो उसकी वजह से था। ये अरे अपने राजनीतिक कैरियर चमकाते, आप कह रहे हो ये पुलिस की भारत गोली, के अंदर अगर और बड़ा धर्मेंद्र प्रधान, हो उपद्रव सकता मचाते। है, हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान साहब अगर और थोड़ा डिले करते तो उसी जंतर मंतर पर दो चार बच्चों के साथ कुछ हो सकता था, बिल्कुल। कुछ भी हो जाता। वो देखिए वो स्टूडेंट्स पुलिस की इतने, गोली से मरे या ऐसे मरे, वो कह देते मोदी ने मरवाया। हाँ बिल्कुल प्रोटेस्ट बिल्कुल। करते करते लोगों की जान चली गई।
आप एक बात बताइए ना प्रकाश जी, पुलिस की वर्दी पहनकर या किसी और की वर्दी पहनकर, मान लो वहां पे 10,000 लोग पुलिस वाले हैं, उनमें अगर 10 बंदे पुलिस की वर्दी पहनकर आ गए कहीं से, और अगर उन्होंने कुछ कर दिया, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सबको तो यही लगेगा ना कि ये गवर्नमेंट की मशीनरी थी जिसने उनके खिलाफ काम करा है। ऐसे ही काम, ऐसी ही वजहों के लिए हम बोलते हैं कि आपको अपना दिमाग यूज करना है। देखिए, आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। आगे भी अगर आपको कोई कॉल देता है, ये बोलता है कि आइए हमारे प्रोटेस्ट में शामिल होइए, उस प्रोटेस्ट में आपको तब शामिल होना है जब आपको लगता है कि आपके बगैर काम नहीं चलेगा, क्योंकि लोग सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बोलता हूं, देश को कभी राजनीति के नाम पर डिवाइड करने की कोशिश मत करिए। हम सारे के सारे इस देश के नागरिक हैं और अपने देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हमारी सबकी है। कोई फौजी हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, या कोई भी सरकारी तबका हो, सब इस देश के बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। और लूप होल्स हर कंट्री में होते हैं। कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होता है। हर सिस्टम के अंदर सुधार की गुंजाइश होती है, लेकिन आपने उस सिस्टम को अपने सुधार को पूरा करने का मौका दिया, उसको गुंजाइश दी, वो आपने नहीं दी। आप एकदम से डंडा रोटी पानी सब लेकर चढ़ गए उनके ऊपर, भैया अभी करो अभी करो। अरे अभी तो देखिए, बच्चा पैदा होने में भी 9 महीने लगते हैं। सिंपल है। और चलने में, इस देश में और बहुत चलने सारी में, व्यवस्थाएं जो खराब है, उनको ठीक करने में चलने टाइम में लगता है। अगर कोई ये बोलता है कि 15 साल हो गए या 20 साल हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ, देखिए, हर सरकार अपने लिए कुछ ना कुछ काम करती है, हमें उसको समय देने की जरूरत है। लूप होल्स हमेशा एक साथ देखे नहीं जाते हैं, धीरे धीरे समझ में तो आता जो है कि लोग इसमें 12 ये लूप सर, है, जो इसमें लोग ये 12 प्रॉब्लम। साल की बात करते हैं, जो लोग 12 साल की बात करते हैं, फिर उनको पिछले 30 साल को एक साथ रखना चाहिए। उनको पूरे फिर वो पिछले 60 साल को भी एक साथ रखना चाहिए। फिर वो 60 साल और फिर ये 12 साल कंपेयर कर लेना। बिल्कुल, बिल्कुल, वो सबको साथ रखने की जरूरत कंपेयर है। कर लेना। देखिए, मैं किसी एक सरकार के साथ नहीं हूं, किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूं। मैं बड़ा न्यूट्रल तरीके से आपको ये बातें बोल रहा हूं। आपको एज नहीं, ए लेकिन सिटीजन, एज ए सिंपल सिटीजन बात कर रहा साथ हूं। होने की बात नहीं है। बात यह है कि जो है सो है ना। बिल्कुल, मैं सही का जो साथ है दे सो रहा हूं। है मैं गलत का साथ कभी नहीं दूंगा। मैं कभी नॉनसेंस यार। की बात ही नहीं करूंगा। एक प्रधानमंत्री को एक आतंकवादी से दिल्ली में हाथ मिलाना पड़ता था। हुर्रियत के लोग यहाँ आकर के 5 स्टार होटल में पार्टी करते थे। एक आज प्रधानमंत्री हुर्रियत ने का नाम उस खत्म हो आतंकी चुका को है। तिहाड़ में रखा है। आज हुर्रियत का नाम खत्म हो चुका है। यहां से पता कौन है चलता है कि हुर्रियत? इंसान के अंदर दम कितना है। ये जेंजी वरना के तो लोग तो हुर्रियत जानेंगे भी नहीं हुर्रियत क्या होती है। हुर्रियत के बगैर तो कश्मीर के अंदर पत्ता नहीं हिलता था। अगर हुर्रियत ने यह हाँ, बोल दिया कि आज कश्मीर बंद है, आज दुकानें बंद रहेगी, एक चिड़िया पर नहीं मारेगी, तो कश्मीर के अंदर चिड़िया भी पर नहीं मारती थी। हुर्रियत ने ये काम कर रखा था कश्मीर के अंदर। आपको ये समझने की जरूरत है कि जो लोग आप लोगों के साथ स्टेज शेयर कर रहे थे, वो लोग थे कौन, उनकी माशूकाएं कौन थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने एंटी इंडिया, सिर्फ और सिर्फ एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स का साथ दिया है हमेशा। ये पाकिस्तान में जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, वहां पर जो मोहम्मद सईद है उसके साथ बैठते हैं, उनके साथ स्टेज शेयर करते हैं, और बाद में बोलते हैं कि हमें तो किसी ने बताया था स्टेज शेयर करने के लिए, हम तो बातें करने गए थे। अरे तुम आतंकवादी से बात करने जाते हो, और जो आतंकवादी से बात करने जाता है, जो 100 लोगों से ज्यादा, 100 से ज्यादा अपने जो भारतीय हैं उनको मारता है कश्मीर के अंदर, जो कश्मीर के नागरिक थे, जो कश्मीरी पंडित थे, वो बंदा उसकी माशूका क्या बोलती है कि कश्मीर भारत का नहीं है, वो कभी इंटीग्रल हिस्सा ही नहीं रहा। अरे कैसे बोल तो सकते हो ले तुम, वो लो, इंटीग्रल हिस्सा नहीं रहा? ले लो ना, इतने जवान, ले लो। इतने हजारों जवान जिन्होंने अपना खून दिया है, वो किसके लिए दिया है? इस कश्मीर के लिए दिया है, और हमेशा ले देते लो, रहेंगे। छुड़ा लो। और एक दिन आएगा, आशिक को एक छुड़ा दिन लो। आएगा जिस दिन कश्मीर भारत का होगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आशिक आप अपना रोना रोता और अपनी ढपली बजाते रहना। और जय प्रकाश जी। जीवन लीला किसी दिन ऐसे ही खत्म हो जाएगी। जो आशिक बचा है, कुहर रहा है, बचा लो उसको। बचा लो ना। तिहाड़ में सुन रहे बहुत हालत खराब है, खाना पीना नहीं मिल रहा है, कुहर रहा है, बचा लो, जाओ निकालो आशिक को। उसकी बीवी रोज पाकिस्तानी टेलीविजन पर आकर के कुछ कुछ ज्ञान देती है। बचा ले जाना, निकाल ले। क्या है ना दोस्त, कि जो सच होता है ना, हमेशा कड़वा होता है। बोलना भी थोड़ा मुश्किल होता है। बच्चा गलत कर रहा है तो बोलना पड़ेगा ना कि गलत कर रहा है, बेटा गलती हो गई। पत्थर मार के आ रहा है, हम पत्रकार हैं, वाह बेटे तुमने जो है डेमोक्रेसी में अपनी बात की है। हम कैसे कर सकते हैं यार? और जो लोग कर रहे हैं,
तुम गाली दे रहे हो, तुमसे सामने से कह रहे कि वाह इस बच्ची को देख के मुझे, ऐसे पत्रकार है, संयोग से मेरे गुरु रहे किसी जमाने में, गुरु रहे, उनकी खुद की एक बेटी है, और वो आदमी एक बच्ची से बात कर रहा है, वो बच्ची अनाप शनाप बोल रही है, देश के प्रधानमंत्री को कह रहा है इस बच्ची को देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस अपने इसीलिए बच्ची को लेके आओ क्योंकि ना बाहर, नरेंद्र अपने बच्ची को लेके आओ बाहर, तब पता चलेगा। क्योंकि उसके लिए बोलो। नरेंद्र मोदी को ये खुद पसंद नहीं करते, इसीलिए एक बच्चा गाली दे रहा, ठीक है, इस मानसिक बीमारी से निकलिए। और दुनिया में कुछ भी जो होता है वो यूं ही नहीं होता है। मैंने बताया आपका देश बहुत सारे लोगों से रेस कर रहा है, बहुत सारे लोग हार रहे हैं, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि अगले 10 साल में भारत और हरा देगा, भारत को यही रोको नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। इशारों पे नहीं चलने लगे हैं आप अपनी राय बना रहे हैं, आप अपने फैसले खुद कर रहे हैं, उनको ये बुरा लग रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, कल तक तो बोल रहे थे तो हमारे कहने से उठ रहा था, अब तो कह रहा है कि नहीं नहीं अपने हिसाब से देखेंगे, हमको जरूरत होगी तो उठेंगे। तो वो मोहरा नहीं बन रहे हैं, और आपको देश में उस सरकार के सामने बार-बार खड़ा किया जा रहा है कि ये देखो ये तानाशाह, जिस आदमी को सर देखो, जिस आदमी को पिछले 12 साल छोड़िए 22 साल से 26 साल हो गए, 26-27 साल से तानाशाह है, हिटलर है, तानाशाह है, हिटलर है, तानाशाह हिटलर है। इतनी गाली वो आदमी पिछले 26 साल से सुन रहा है, उसने आज तक उस तानाशाह का 1% भी दिखाया होता किसी मौके पर, तो बहुत सारे राष्ट्रवादी कल से बहुत नाराज है मोदी जी से कि यार मोदी जी क्या तरीका। और वो इतने लोकतांत्रिक हैं कि ठीक है भाई लो, तुमको उस तानाशाह का मतलब ही नहीं पता है कि तानाशाह नॉर्थ कोरिया में मेन डोर खोलते ही पहले जो मुख्य दरवाजा या दीवार है, सबसे ऊंचे वाले इलाके में किम जोंग की तस्वीर होनी चाहिए, सुप्रीम लीडर की। और टेढ़ा हर नहीं घर के होना अंदर चाहिए, है ना, टेढ़ा नहीं होना बिल्कुल। चाहिए, धूल नहीं जमी होनी चाहिए, उसको चेक करने के लिए लोग आते हैं। जैसा सुप्रीम लीडर बाल रखेंगे, बाल वैसा रखना है, नहीं रखोगे चुनवा दिए जाओगे, चढ़ा दिया जाओगे। तानाशाह क्या होता है, तुमको बस शब्द पता है मेरे भाई, तानाशाही क्या होती है बस शब्द पता है। और ये सब हो रहा है एक चुना गया लीडर, जिसको चुना है 25-30 करोड़ लोगों ने वोट दे के चुना है, 1 लाख की भीड़ या 10,000 की भीड़ आके कह रही है कि तानाशाह है, ये लोकतंत्र नहीं मान रहा है, ये हिटलर है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं यार हम तानाशाह तो है। अरे भाई मेरा भी कभी कभी जी करता है कि कभी दिखा दो कि तानाशाह होता कैसा, इनको पता ही नहीं है कि तानाशाह होता कैसा है। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों, बहुत बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए, विकास सर को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे से। थैंक यू सर। थैंक यू प्रकाश जी। जय हिंद दर्शकों, मेरा अपना चैनल है बूट्स एंड बॉर्डर्स, कृपया करके उसको आप पक्का लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मैं उस पर वीडियोस डालता रहता हूं। मैंने कॉकरोच के ऊपर बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, आप पक्का उस वीडियो को देखिए, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे कि कॉकरोच एक्चुअल में है क्या और किस तरह से एक टेम्पलेट इंडिया में काम कर रही है। देखिए ये टेम्पलेट अभी खत्म नहीं हुई है, ये टेम्पलेट आगे भी चलेगी। आपको समझना चाहिए उनका मोडस ऑपरेंडी क्या है। उनका मोडस ऑपरेंडी अगर आपने समझ लिया तो शायद आप उनके बरगलाने से बच जाओ। तो आप पक्का ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा, आपको हर चीज हर एंगल समझ में आएगा कि चीजें चल क्या रही हैं और आगे क्या चलेगी। मिलते हैं कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर।